चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट। कल तक हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आपके एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा, और हमने पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करी थी आपकी। एसिड आपके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी अलग अलग चीजों के साथ रिएक्शन कैसे होती है हमने पढ़ा था। सिमिलरली हमने बेसिस क्या होते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, क्या पीएच में करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा, प्लस उनकी रिएक्शंस क्या होती हैं एसिड के साथ में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है हमने वो पढ़ा वहां पे। हमने आगे पढ़ा आपका बेसिस क्या होते हैं, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आपका पीएच स्केल क्या होता है, क्या नापने का काम आता है पीएच स्केल। हमने आपको ये भी बताया कि आपका हाइड्रोक्साइड आयंस और आपका हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू किसी चीज को, हमें अगर हमें एसिड बोलना है या बेस बोलना है उस बेसिस पे। अब बेटा जो नेक्स्ट चीज हम देखने जा रहे हैं वो है आपका सॉल्ट। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज हम देखने जा रहे हैं वो है आपका सॉल्ट। ठीक है, तो याद रखना एसिडिटी और बेसिडिटी पीएच स्केल बताने के लिए पहले आपको उसका एक्वस सोल्यूशन बनाना बहुत जरूरी है। जब तक एच उसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाओगे, H प्लस या OH माइनस नहीं बिखर के आएंगे। ठीक है, फिर हमने इसी बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड भी आपको बताया था, सब कुछ बता दिया था लास्ट टाइम पे। उसके बाद उसके हमने जनरली बताया था कि क्या यूजेस हैं इसके आपके पीएच के आपकी डेली लाइफ में। तो इतनी चीज हमने कल क्लास तक कवर करी है। ठीक है, जो भी बच्चा नया है, जिसके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है और ना अवेलेबल हो नहीं पा रहे हैं, मान लो मे भी किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो बच्चा, मैंने आपकी वीडियो अपलोड कर दी है, लास्ट टाइम वाली क्लास की मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैंने आपको भेज भी दी है उसकी लिंक, अपने ग्रुप पे भेज चुका हूँ व्हाट्सएप पे। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने ढंग से नहीं पढ़ा है या जिसको दिक्कत हो रही है, नोट्स नहीं है, तो मैंने उसके लिए वो वीडियो बना रखी है, तो कृपया करके वो जाके वीडियो देख सकते हैं। प्लस कोई बच्चा अगर ऐसा है कि जिसने पढ़ तो रखा है लेकिन मे बी उसके नोट्स इधर उधर से कहीं से गायब हो गए, या फिर कुछ कमी रह गई नोट्स में, या फिर कुछ समझ में कम आया है, तो वो एज अ रिवीजन उस वीडियो को एक बार देख सकता है। खुद ही आप रियलाइज कर सकते हो कि पूरा चैप्टर जो कि हमने शायद एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में खत्म किया था जब हम इसको ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन हम इसको सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे में खत्म कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए यूजफुल वीडियोस रहेंगी। तो आपसे वही गुजारिश है कि आप सब कृपया करके इन वीडियोस को जरूर देखो, पूरा देखो, समझ में आए चाहे ना आए, एक बार पूरा देख लो। ठीक है, उसमें फिर कोई डाउट्स आते हैं तो अलग से आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। और आपके जो कोई दोस्त है जिसका सिलेबस नहीं हो पाया, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी है, अपने दोस्त के साथ साथ भी आप वो वीडियोस को शेयर करो ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए इस चीज में। चलिए, और हाँ, मान लीजिए आपके अलावा आपके किसी दोस्त को जो हमारे साथ नहीं भी पढ़ रहा है, इन केस कोई बच्चा ऐसा है कि जो हमारे साथ नहीं पढ़ रहा है लेकिन उसको कोचिंग नहीं कर पाया, ट्यूशन नहीं कर पाया, या फिर उसके स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है किसी भी कारण से, तो ऐसा नहीं है कि इस वीडियो वो नहीं देख सकता या वो उसके लिए नहीं है, वो भी देख सकता है। और मान लो वो सब करने के बाद उसको कोई डाउट्स आते हैं, मान लो आपको डाउट्स आते हैं तो आप तो पूछ ही लोगे मेरे से, क्योंकि आपके पास मेरा नंबर भी है। अगर उनको किसी को भी डाउट्स आते हैं तो या तो आप उनको खुद ही सॉल्व करके बता दो कि ये प्रॉब्लम है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी, ऐसे सर ने बताया था, या फिर आप उन्हें मेरा नंबर भी दे सकते हो और वो मेरे से व्हाट्सएप पे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आई एम ओपन टू ऑल द डाउट्स, ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये सबके लिए, देखो पढ़ाई सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये बेनिफिट है कि मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, आपको लाइव पढ़ाऊंगा, और ऊपर से आपको ऑफलाइन जब मैं वापस पढ़ाऊंगा तो आपको वो फील, ऑफलाइन वाली फील आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, तो आपके लिए ये यूजफुल है। लेकिन फिर भी कोई बच्चा पढ़ाई से विमुख न रह जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई दोस्त आपका कमजोर है, उसको समझ में नहीं आई चीजें, तो आप उसको वीडियो दिखा सकते हो। चलो, तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट हम लास्ट क्लास में, मतलब हम बचपन में यानी क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं। सॉल्ट जनरली जो आप नमक खाते हो वो सॉल्ट ही होता है, लेकिन सिर्फ वही सॉल्ट हो ऐसा कुछ कहना जरूरी नहीं है। तो सॉल्ट होता क्या है? तो सॉल्ट की एक बहुत सिंपल सी, बहुत प्यारी सी, बहुत सिंपल सी परिभाषा का तुम्हारे सामने लिख दूं मैं। सॉल्ट कुछ नहीं होता, सॉल्ट इज अ कंपाउंड फ्रॉम्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। या ये भी बोल सकते हो कि जब एसिड और बेस आपके साथ आपके रिएक्ट करते हैं तब आपका क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। या और दो तीन डेफिनेशन बन के आ सकती है, कैसे? तो देखिए, अगर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल देखना, अगर मैंने आपके सामने कोई एग्जाम्पल लिया, लेट से HCl, इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? क्या H प्लस प्लस Cl माइनस लिख सकते एच हैं? प्लस, हाँ। बिल्कुल, शाबाश। यस सर। वैसे ही आपका NaOH होता है। ठीक है, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि एक बेस है। ये क्या है? आपका एक एसिड है, और ये क्या है? आपका एक बेस है। याद रखना, ये सब चीज जो आप तोड़ के लिख रहे हो, ये आप सिर्फ तब ही लिख सकते हो जब आपने इनको एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में बनाया है, यानी पानी में मिलाया है। पानी में नहीं मिलाया तो आप ये चीज नहीं लिख पाओगे। बेस है आपका NaOH, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? आपका Na प्लस प्लस OH माइनस, ऐसा करता हूँ। अब सुनना, ध्यान देना। अब मैं कुछ ऐसा करूँ तो कि, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ये सर है। पूजा, अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि सर हैं। ठीक है, तो देखो,
तो यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाता हूँ, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाने का मेरा ऑटोमेटिक मतलब क्या हो जाएगा कि मैं इन सब के बीच में भी रिएक्शन करवा रहा हूँ। भाई मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ और श्याम भी घर जा रहा है, तो मैं ये बात भी तो बोल सकता हूँ कि दोनों श्याम और राम भी घर जा रहे हैं। तो वही वाली बात हो गई कि अगर मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये सब भी आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली Na जो जो प्लस होता है वो माइनस के पास जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस के पास जाता है। तो देयर आर चांसेस कि H क्या होगा, इस OH माइनस के पास चला जाएगा और ये Na क्या है आपका Cl के साथ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो कि दो, देयर इज अ चांस ऑफ टू आयंस आर एक्सचेंजिंग, टू आयंस आर एक्सचेंजिंग। यहाँ पे दो आयंस का क्या चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है। तो मैं इस तरह की रिएक्शन को क्या बोल सकता हूँ, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट से मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कोई एक चीज दूसरे को हटा दे, डिस्प्लेस कर दे उसकी पोजीशन से और खुद उसकी जगह पे ले लेती है। यहाँ पर तो मुझे दो चीज ऐसी करते हुए दिखाई दे रही है, क्या, ये H प्लस आपके दूसरे वाले साइड से Na को हटा के उसकी जगह पे आ रहा है, और जो Cl है माइनस वो दूसरे में से COH हटा के उसकी जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन का खास नाम क्या, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो बहुत सारी होती है दुनिया में, लेकिन वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे एक एसिड और एक बेस इंक्लूड होते हैं, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, वो एसिड वो रिएक्शन, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें आपके यहाँ पर इन दोनों कंबाइन करने के बाद में H2O बनेगा। देखो H प्लस और OH माइनस जोड़ेंगे तो H2 बनेगा, और इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा। ये तो क्या बन गया बेटा, ये तो बन गया आपके सामने एक सॉल्ट बन गया, और ये क्या है आपका वाटर। मतलब वो स्पेशल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिनमें आपका एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करके आपका सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ऐसी खास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका ये नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, वापस से बोल रहा हूँ, ऐसी खास रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख के कहीं पागल मत हो जाना कि क्या सर क्या ये नई तरह की रिएक्शन है कि नहीं, ये कोई नई तरह की रिएक्शन पैदा नहीं हो गई है। जो चैप्टर 1 में आपने रिएक्शंस पढ़ी थी ना, वही की वही रिएक्शंस है सारी सारी। केमिकल रिएक्शन आपने कौन सी पढ़ी थी, 5 केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी ना आपने चैप्टर 1 में। कौन सी कॉम्बिनेशन पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी और रेडॉक्स पढ़ी थी। रेडॉक्स को हटा देते तो ये चार तो हम दुनिया में चार तरह की रिएक्शन तो पाई जाती ही है हमेशा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन कोई नए तरह की रिएक्शन नहीं है, ये एक खास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। बस इंक्लूड क्या कर रहा है, ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस एंड अ बेस reacts to form salt and water, reacts to form salt and water। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे इसको ऐसे ही कि HCl प्लस NaOH, फिर हम क्या बोलेंगे, ये Na प्लस होता है, ये OH माइनस होता है, ये H प्लस होता है, ये Cl माइनस होता है, ये माइनस वाला इसके प्लस वाले के पास चला जाए और ये प्लस वाला इसके माइनस के पास चला जाए, तो ये होता है एक्सचेंज। और यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है H2O। ये NaCl होता है, इसका खास नाम होता है कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। बाकी इसका नाम और भी है जो कि आगे निकल के आएंगे। तो इट वॉज सिंपल रिएक्शन। जैसे और रिएक्शन आपके सामने करना चाहूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, प्लस लेट से मैंने ले लिया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपसे ये रिएक्शन स्टेटमेंट फॉर्म में देख के लिखवा सकता है इनकी केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग के साथ में, बैलेंसिंग आप खुद कर लोगे, गिव्स टू फॉर्म, ठीक है। अब वो क्या बना रहा है ये आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या पूछता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4, फॉर्मूला याद होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है आपको बस याद करने के अलावा। H2SO4 रिएक्शन विद पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम होता है K और ये क्या हो गया OH, तो इन दोनों को मैं रिएक्शन करवानी है। तो क्या होगा ऐसे सोचो, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे OH माइनस, ये आपस में अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा आपका H2O। तो पहले तो पानी बना दिया अपन ने, बना दिया, बैलेंसिंग बैलेंसिंग देखते रहेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखो ये होता है SO4 2 माइनस, ठीक है। अगर इसकी बात करूं SO4 2 माइनस, और यहाँ पे क्या है आपका K जो होता है प्लस होता है, ठीक है। तो अब हम K प्लस और SO4 2 माइनस को जब जोड़ेंगे तो ये K1 प्लस है, तो इनमें एक्सचेंजिंग से जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा आपका, वो बन के आ जाएगा K2SO4, K2SO4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका K2SO4 बन जाएगा आपका। ये इस तरह से बन जाएंगे आपके
कंपाउंड, ये बन गया आपका सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट बन गया आपका सॉल्ट, और यहाँ पे बन गया आपका वाटर। तो ये तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके सामने बन के तैयार हो गई। जैसे और रिएक्शन मैं लिखना चाहूँ आपका, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लेट से आपका हो गया यहाँ पे वो लेट से कि मैंने ले लिया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आपका बना दिया मैंने यहाँ पे लेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछता है कि बताइए इसका क्या बन के आएगा आंसर, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है। यहाँ पे CaOH ट्वाइस, Ca की जो वैलेंसी होती है ट्वाइस हो जाती है, 2 टाइम्स होती है, 2 होती है, तो आप 2H बोलोगे। आप जब इसका कंपाउंड बनाओगे तो क्या निकल गया, बैलेंसिंग आप लोग खुद कर लेंगे, इतना मैं मानता हूँ, ठीक है, इतना तो करना आता होगा। यहाँ पे H प्लस हो गया, यहाँ पे Cl माइनस हो गया, यहाँ पे Ca2 प्लस होता है, यहाँ पे OH माइनस होता है। जब आपका यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे वाटर तो पहले बना दो, प्लस दूसरा क्या होगा, 2 वैलेंसी एक सिंगल वैलेंसी, तो आपका CaCl2, ये बन जाएगा आपका सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड विल बी योर सॉल्ट। तो इस तरह से आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे सिंपल सिंपल एग्जांपल्स इस तरह से आप लिख के भी आ सकते हो। तो ये आपकी सारी क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हो कि सॉल्ट है क्या, मैंने अभी सॉल्ट डिफाइन ही नहीं किया। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक तरह का सब्सटेंस है विच यू कैन गेट, एक तरह का सब्सटेंस है विच इज सॉल्ट, इट इज अ सब्सटेंस, it is a substance formed by, it is a substance formed by reaction between acid and base, between an acid and base। जब भी आप एक एसिड को और एक बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से क्या बनता है आपके सामने, एक सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है, तो वो सॉल्ट होता है। ये जनरली नेचर में पाए जाते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। एक ही बात है, प्रॉपर्टीज लिखो चाहे कैरेक्टरिस्टिक लिखो, कि सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सॉल्ट के, को अगर हम देख के या फिर और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज लिख देता है कभी कभी, या कभी दूसरे नाम से कैरेक्टरिस्टिक लिख देगा, तब भी आप ये सेम आंसर सेम स्टेटमेंट्स लिख के आओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। तो देखिए पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो पहली बात तो ये हो जाएगा सॉल्ट का कि आपका सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉल्ट, जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जनरली सॉल्ट का मतलब ये नहीं है पानी में मिलाओगे तो भी सॉलिड रहेंगे, नहीं, अगर आप उसको सुखा के अलग से रखोगे तो जनरली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करोगे, अगर आप उनको पानी में मिलाओगे, ठीक है, तो जब उनको पानी में मिला के गर्म करने की कोशिश करोगे या फिर उनको पिघलाने की कोशिश करोगे, दे हैव जनरली, क्योंकि आयनिक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जनरली इनका क्या होता है बेटा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका आयनिक बॉन्ड। क्या होता है आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी डिटेल में हम वहीं पे पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट्स आर यूजुअली मतलब ज्यादातर यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में क्या हो सकते हैं आपके डिजोल्व हो सकते हैं, दीज आर यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर, जनरली वाटर में ये डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट अगर हम लिखें यहाँ पे कि एसिड्स एंड बेसिस की तरह इनका जो सॉल्ट सोल्यूशन होता है, सॉल्ट सोल्यूशन, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि और मॉल्टन फॉर्म, मॉल्टन सॉल्ट्स बोलता हूँ, मॉल्टन सॉल्ट्स मतलब आपके पिघलाए हुए जो सॉल्ट्स होते हैं, दे जनरली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैं बस 2 मिनट में आपको ये बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने की कंडीशन क्या होती है, क्यों कर पाती है चीजें, कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है तो वो क्यों करती है, तो आपको सारी बात इससे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट के आपका सॉल्ट होते क्या है, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। ज्यादा डिटेल में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाई करते हैं, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसलिए अभी के लिए मैं इस स्टेटमेंट को इतना ही लिख के छोड़ रहा हूँ, बाकी डिटेल में बात हम आयनिक कंपाउंड्स में करेंगे। अब देखिए बात, तो मन में सवाल आता है कि ये जो पॉइंट है स्टेटमेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी एक बात याद रखना, जब भी आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करवानी है, कहीं भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करवानी है, तो वहां पे आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रिक्वायर्ड है वो वहां पे रिक्वायर्ड होना चाहिए आपके पास में फ्री चार्जेस,
फ्री चार्जेस आर रिक्वायर्ड। कभी भी अगर आपको कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है, देन यू मस्ट नीड द प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्जेस। आपके पास वहां पे फ्री चार्जेस होने चाहिए। अब फ्री चार्जेस आपको मिलेंगे कैसे? देखिए, फ्री चार्जेस आपके सिलेबस में, हम बहुत ज्यादा डीप में इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, आप बस समझ लीजिए। फ्री चार्जेस को पाने के दो तरीके हैं। फ्री चार्जेस को पाने के क्या है, दो तरीके। एक होता है बाय फ्री आयंस। अगर आपको फ्री आयंस मिल जाए, आयन से मेरा कहने का मतलब है जैसे Na+, Cl-, H+, OH-, ठीक है, Ca2+, Cl-, इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये सब आयंस है, ये सब आयंस है, ठीक है। और या फिर दूसरा क्या हो जाए, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए मिल जाए कहीं। याद रखना, कभी भी जो कंडक्शन होता है वो आपका प्रोटॉन्स की वजह से नहीं होता है, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं ना आपके इसमें एटम के बीच में, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेटल नॉन मेटल वापस से पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। ये तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनकी बात कर रहे हैं हम। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, तब आपका क्या होगा, वहां पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। अभी फॉर दिस चैप्टर हम इसकी बात नहीं करें, क्योंकि इसकी बात जनरली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेते हैं, तो हम वहां पर ज्यादातर इसका नाम लेते हैं, ऐसा नहीं केमिस्ट्री में नहीं ले सकते। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों साइंस का पार्ट है, तो ले तो केमिस्ट्री में भी सकते हैं इसका नाम। लेकिन अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर, उसमें हमारे लिए फ्री आयंस इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे जो एसिड्स होते हैं, या फिर मेरे जो बेसिस होते हैं, या फिर मेरे जो सॉल्ट्स होते हैं, ये मॉल्टन फॉर्म में या फिर आपके सोल्यूशन के फॉर्म में ही आपका कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ बेटा, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई एसिड का आपके पास में टिकिया पड़ी हुई है, कोई सॉलिड एसिड है आपके पास में, ठीक है, सॉलिड एसिड है, सॉलिड एसिड बार है आपके पास, मान लो सॉलिड है, या सॉलिड बेस है, या सॉलिड सॉल्ट है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, तो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना ये बात, ये कभी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज बेटा जब ये सॉलिड फॉर्म में है, तो आपके इनके जो आयंस होते हैं, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही पड़े हो। मतलब सॉलिड अगर तुम्हें HCl की बात वैसे मिलती नहीं है, सॉलिड HCl है तो HCl ही रहेगा, सॉलिड बेस है तो NaOH मान लो ले लिया, सॉलिड हमने सॉल्ट ले लिया, जैसे NaCl ले लिया। तो अगर आप सॉलिड HCl लेके आओगे, या फिर आप पाउडर HCl लेके आओगे, या सॉलिड NaOH लेके आओगे, या सॉलिड NaCl लेके आओगे, तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे। इनको जब आप मेल्ट करोगे, या फिर इनको आप जब पानी में घोल दोगे, जब इनका सोल्यूशन बना दोगे किसी और के साथ मिला के, उस टाइम पे क्या होगा, जैसे मैंने मान लीजिए आपका HCl डाला, ठीक है, HCl डाला, तो HCl क्या करेगा, H++Cl- में टूट जाएगा, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, फ्री आयंस मिल गए। जैसे मैंने यहाँ पे लेट्स से कि मैंने इसमें डाल दिया आपका NaOH डाल दिया, बेस डाल दिया आपका, तो बेस डालने से क्या होगा, ये Na++OH- में टूट जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या मिल गया आपको, फ्री आयंस मिल गए आपको, ठीक है। जैसे फिर मैंने सॉल्ट, लेट्स से मैंने NaCl डाला, तो NaCl डालने के बाद में क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे Na++Cl- बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल गए, फ्री आयंस मिल गए। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपके, अब क्योंकि आपका मॉल्टन फॉर्म में, या सॉल्यूबल इन वाटर फॉर्म में, या वाटर सोल्यूशन में, ठीक है, और मॉल्टन फॉर्म में, ऐसा करने के बाद आपके पास में क्या होते हैं, फ्री आयंस पैदा हो जाते हैं। दे डिसोसिएट इनटू फ्री आयंस, शब्द होता है कि दे डिसोसिएट इनटू फ्री आयंस, इनटू फ्री आयंस, ठीक है। और फ्री आयंस आपको क्या देते हैं, आपको फ्री आयंस चार्ज देते हैं। ये चार्ज ही तो है आपके साथ, मैंने कहा ना यहाँ पे फ्री चार्जेस लेने का तरीका क्या है, आयंस से ले लो। तो आपके पास फ्री आयंस आने की वजह से क्या हो गया, आपके पास में फ्री चार्जेस हो गए, और फ्री चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, नाउ दे विल कंडक्ट, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या करेंगे बेटा, अभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत मजा आएगा चीजों को आगे पढ़ने में। जब थोड़े बड़े हो जाओगे, तब ये सब चीजें आपको हेल्प आउट करेंगे केमिस्ट्री में। जब हम एक पूरा चैप्टर है, क्लास ट्वेल्थ में एक चैप्टर, क्लास ट्वेल्थ में या इलेवंथ में, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, क्लास इलेवंथ या ट्वेल्थ में केमिस्ट्री का एक अलग चैप्टर, जिसका ट्वेल्थ ही है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उसमें आपको बस यही पढ़ना है। उसमें आपको बस ये करना है, पानी में एसिड डाल दिया, पानी में बेस डाल दिया, पानी में सॉल्ट डाल दिया, तो बताइए कितनी इलेक्ट्रोसिटी केमिस्ट्री के बारे में। फिर वहां पे रिएजेंट और रिएजेंट के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी के लिए आपको इतना ही जानना काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। आगे की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बच्चे के मन में कभी कभी सवाल आता है, सर कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है, सॉल्ट का पीएच क्या होता है, क्या सॉल्ट भी एसिडिक हो सकता है, क्या सॉल्ट भी बेसिक हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या उसको भी हम पीएच स्केल पे नाप सकते हैं, या फिर वो हमेशा न्यूट्रल ही होता है? तो देखो,
अब ये सवाल जब आता है मन में, तो आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि हमने किस एसिड को किस बेस के साथ रिएक्ट करवाया। ये तो पक्का है कि जब हम एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, ये पक्की बात है कि जब भी बेटा हम एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में आपका सॉल्ट और वाटर तो पक्का बनेगा, सॉल्ट और वाटर तो पक्का बनेगा। बट द क्वेश्चन इज कि कब क्या होगा। तो उसको अगर हमें बताना, तो हम ये बोलेंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि आपका अगर ये जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ कि डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप एक वीक स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप एक वीक बेस के साथ में, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप एक वीक बेस के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो, तो क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का मतलब H प्लस की बहुत सारी भरमार है, जितनी OH मार की OH माइनस की उतनी भरमार नहीं है जितनी H प्लस की है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, यहाँ बनेगा अभी भी क्या, सॉल्ट और वाटर, अभी भी सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, लेकिन बस ये सॉल्ट कैसा होगा, थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बन रहा है वीक। तो इसका जो पीएच होगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली इसका पीएच क्या होना चाहिए, लेस देन 1। जब भी कोई चीज एसिडिक होती है तो उसका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस, अगर मैं ये बोलूँ आपका कि कल को मैंने एक वीक एसिड को एक मैंने आपके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करवाया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करवाया, तो उस केस में भी क्या बनेगा बेटा, बनेगा तो अभी भी सॉल्ट और वाटर। आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाओगे तो बनता हमेशा क्या है, सॉल्ट और वाटर ही बनता है, ठीक है, बनेगा अभी भी क्या, सॉल्ट एंड वाटर। बस इस केस में आपका मैं बोलूंगा बेस स्ट्रॉन्गर था, तो आपका यहाँ पे सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा, आपका बेसिक सॉल्ट बन जाएगा, जिसका ऑटोमेटिकली पीएच भी आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि जब आपका बेसिक कोई चीज होती है तो उसका पीएच क्या होता है, हमेशा 7 से बड़ा होता है, उसका पीएच क्या होता है बेटा, हमेशा 7 से बड़ा होता है। डाउट का पॉइंट निकल के आता है, और जो कि आना भी चाहिए और अच्छी बात भी हो डाउट आना, कि आपका जब हम सॉल्ट को मिलाएंगे एक मैंने वीक एसिड को एक वीक बेस के साथ मिलाया है, एक वीक एसिड को एक वीक बेस के साथ में मिलाया है, तो उस केस में क्या होगा, क्या उस केस में आपका न्यूट्रल बनेगा, क्या उस केस में आपका मतलब क्या उस केस में आपका एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा। तो सच्ची अगर बात बताए तो सुनना अच्छे से, जब हम एक सेकेंड, चलिए देखें। अच्छा, मैं इनके एक एक एग्जांपल भी आपको साथ में लिखवाते चलता हूँ, ताकि आपको कल को एग्जांपल पूछेगा एसिड के इन सबके, तो आप एक आध एग्जांपल भी वहां पे देख के आ सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एक सेकंड रुकेंगे अपन। तो अगर मैं उनकी एग्जांपल भी आपको साथ साथ एक आध एग्जांपल लिखवा दूं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका भी मैंने लिखा है लेट्स से HCl है, और आपका वीक बेस NH4OH है। इस याद रखना, इस वाले एग्जांपल्स में आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कल को एग्जांपल लिख के आना है तो बताना क्या है। यहाँ पे मैंने ले लिया HCl और यहाँ पे मैंने दिया NH4OH। मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम मैं लिख नहीं रहा, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको जब वीडियो ऑब्वियसली जब अपलोड होगी तो आप उसमें से देख के लिख सकते हो। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH4OH होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सॉल्ट बन के तैयार होगा आपका, NH4 जुड़ेगा आपका Cl के साथ में, यहाँ पे बन जाएगा NH4Cl, और साथ में क्या बन जाएगा आपका वाटर, NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड आपका सॉल्ट हो गया। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब मैं बात करता हूँ आपको एग्जांपल लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ आपका H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस लेट से मैंने ले लिया NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है NaOH, ठीक है। तो ये क्या NaOH, जब इन दोनों कंबाइन करता हूँ तो इसका इसका Na आपका कंबाइन हो जाएगा इसके CO3 के साथ में, CO3 2 माइनस होता है तो कार्बोनेट आयन होता है, तो Na2CO3 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे वाटर बन जाएगा। तो Na2CO3 होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपके एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्लियर हो गए। चलिए, अब हमारे सामने आता है नेक्स्ट, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा आपका कि मैंने यहाँ पे मिलाया है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड को, मैंने मिलाया है आपके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैंने मिलाया आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि बेटा दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों का पीएच बहुत ज्यादा, एक का पीएच बिल्कुल 0-1 के आसपास और एक का पीएच बिल्कुल 13-14 के आसपास। तो इस टाइम पे जो बेटा सॉल्ट बन के आता है ना, मतलब बहुत सारे H प्लस और बहुत सारे H, तो क्या पता है यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। बस सॉल्ट का खास नाम क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब जिसका पीएच क्या हो जाएगा, जिसका पीएच निकलेगा बेटा 7। न्यूट्रल का मतलब होता है पीएच जिसका 7 हो जाए, उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका हम देख ले,
एग्जाम्पल इसका हो जाएगा बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ले सकते हो। यहाँ पे ले लिया अपन ने HCl ही ले लिया, और यहाँ पे ले लिया अपन ने NaOH ले लिया। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो कई, ये एग्जाम्पल तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है, NaCl प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड या फिर आपका कॉमन सॉल्ट बनके आपके सामने तैयार होता है HCl के साथ में जब उसको मिलाते हैं तो ये। ठीक है। अब तीसरा आता है, वो आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। कुछ कुछ किताबें हैं जो गलत तरीके से बता रही हैं, उन चीजों को नहीं बताना चाहिए उनको। वो है कि अगर आपका वीक एसिड, अगर आपका वीक एसिड मिल जाए आपका वीक बेस के साथ में, ठीक है, अगर आपका वीक एसिड मिल जाए वीक बेस के साथ में, तब क्या होगा, बनेगा तो अभी भी क्या, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो अभी भी क्या आपका बेटा, सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। अभी भी क्या बनेगा, अभी भी बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपका एक वीक एसिड और एक वीक बेस आपस में अटैच हो जाए ना, तो उस केस में एक बात याद रखना, उस केस में आप, सॉल्ट बनेगा ये तो पक्का है, बट अगर हम एक्यूरेटली बताएं, एक्यूरेट आंसर बताएं, तो एक्यूरेट आंसर इसका ये होगा कि से वी कैन नॉट से कि इट इज एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। ये याद रखो, ये चीज आप अभी इसलिए नहीं बताते आपको क्योंकि बच्चे को अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर एसिड बेस सॉल्ट के बारे में बहुत डिटेल वाली चीजें हम नहीं बता सकते। ऐसी एक डेफिनेशन होती है पीएच स्केल की, जो अभी आपको सिलेबस में, एक लॉग वाली डेफिनेशन होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं बताते। ठीक है। क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए भी बोल सकते हो कि आपको ये नहीं पता, जब देखो हम कहते हैं कि वो इंसान कमजोर है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं वो कमजोर है, तो किसके कंपैरिजन में कमजोर है, ये तो हम कुछ बोला ही नहीं। भाई वीक एसिड वीक तब है तब जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। वीक एसिड को बेस से थोड़ा ना मतलब होता है। ठीक है। वीक बेस तब वीक है जब उसके पास में कोई स्ट्रॉन्ग बेस बैठा हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस बैठा ही नहीं हुआ तो आप कैसे कह दोगे कितना वीक, कितना स्ट्रॉन्ग, ये नहीं कह सकते। तो ऐसे केस में हम जनरली नहीं बता सकते कि आपका सॉल्ट कौन सा होगा, कि वो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती आंसर पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शंस में, अगर आपके ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन ना हो जिसमें ये आप बोल रखे हो कि कैन नॉट कमेंट या ऐसा, तो आप उस टाइम पे इसको न्यूट्रल बोल के आ सकते हो, न्यूट्रल बोल के आ सकते हो। ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं आपको कि आपका सॉल्ट यहाँ पे जो बनता है उसके बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। बट इफ अगर जबरदस्ती आपको आंसर करके आना हो, चार ऑप्शन आपको इस तरह दे रखे हो कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल ऑप्शन करने का, टिक करने का आंसर है, तो आपको न्यूट्रल करने का ही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग विच इज गुड थिंग, कि आपको नहीं पूछेगा ये, आपसे ये वाली रिएक्शन कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। तो देखो, अगर इसका कोई, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले लें तो हमारा इसका एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा कि अपने NH4OH, लेट्स से कि मैंने NH4OH जो कि, सॉरी मैंने एक जगह लिख दिया, NH4OH आपका एक वीक बेस है। ठीक है। उसको मैंने लेट्स से वीक एसिड यानी CH3COOH, एसिटिक एसिड बता रखा हूँ, इथेनॉल एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। एसिटिक एसिड के साथ जब मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है, तो ये आपका बन के देता है आपको CH3COO NH4। ठीक है। CH3COO माइनस होता है वो आपका NH4 की, या फिर मैं प्लस हमेशा पहले लिखता हूँ जनरली, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपका NH4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3COO, CH3COO प्लस वाटर, ये बन जाएगा। तो ये जो सॉल्ट निकल के आता है ना बेटा, ये न्यूट्रल होता है, लेकिन ये सिर्फ इस एग्जाम्पल में है। ठीक है। ये सिर्फ इस एग्जाम्पल में न्यूट्रल है। लेट मी एश्योर यू कि आपको थोड़ी सी एश्योरिटी मिल जाए इस चीज की कि ऐसा जो सर बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, खैर बोल तो बिल्कुल सही रहे हैं। लेकिन आपकी अगर बुक भी उठा के देखी जाए, आपकी अगर बुक भी उठा के देखी जाए, तो उसने आपका कोई कमेंट नहीं किया है वीक बेस और वीक एसिड के रिएक्शन पे। जैसे इस पैराग्राफ को हम यहाँ पे अगर एक बार देखें, यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ को। ठीक है। इसमें क्या लिखा है, salts of a strong acid and strong base are neutral with pH 7। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाते हो, तो जो सॉल्ट बन के आता है वो कैसा होता है, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बन के आता है। ये तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बताया। लेकिन फिर उसके बाद उसने क्या बोला आगे, उसके बाद उसने बोला है कि अगर आप एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को मिलाते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है जिसका पीएच लेस देन 7 होता है। मतलब आपने क्या बोला यहाँ पे बोला है आपने कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक वीक बेस के साथ मिलाते हो तो आपके सामने जो निकल के आएगा वो एसिडिक सॉल्ट निकल के आएगा। ये भी हमने बता दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट उसने क्या बोल रखा है आगे की अगर बात करें, तो उसने आगे बोल रखा है आपका
ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद पीएच मोर देन 7। मतलब उसने क्या बोल रखा है यहाँ पे, उसने ये समझाने की कोशिश करी है आपको कि जब आपका स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वहां पे कैसा एसिड सॉरी एसिड नहीं सॉल्ट, वहां पे कैसा सॉल्ट निकल के आएगा, वहां पे बेसिक सॉल्ट निकल के आएगा। लेकिन अब आप खुद सामने देख लो, इसने कुछ भी नहीं बोला कि अगर वीक एसिड हो जाए और वीक बेस हो जाए तो इसके बारे में उसने कोई कमेंट नहीं कर रखा, कैन नॉट कमेंट। उसने कोई कमेंट नहीं दे रखा। मतलब एनसीईआरटी वाले भी ये बात जानते हैं कि हम ये बात लिख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कंफ्यूजन मिटाने के लिए उन्होंने लिखा ही नहीं। क्योंकि अगर ये गलती से वीक एसिड और वीक बेस लिखते ना तो उनको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना पड़ता, जितना मुझे टाइम लगा आपको एक्सप्लेन करने में। उनको एक पैराग्राफ लग जाता है इस बात को एक्सप्लेन करने में कि भाई कौन क्या होगा। तो उस टाइम हमें बेटा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उस टाइम हमें लॉगरिथम की जरूरत पड़ती है, उस टाइम हमें एच प्लस की कितनी वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए, ओ एच माइनस की कितनी वैल्यू होती है वो पता होनी चाहिए, तभी हम उसका आंसर कर सकते हैं। आई होप कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, वरना अगर कुछ भी नहीं है, वो गंदे से ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगर आपके ऑप्शन बस ये लिखा हुआ है, अगर कैन नॉट कमेंट नहीं लिखा हुआ आपके ऑप्शन में, तो आपको न्यूट्रल पे टिक मानना पड़ेगा, जबरदस्ती वाली बात पे, ठीक है। पर वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप बी एश्योर्ड अबाउट इट कि वो आपसे पूछेगा ही नहीं इस चीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे नेक्स्ट आपका देखते हैं इसके आगे कि सॉल्ट हमने पढ़ लिया। अब कुछ बेटा केमिकल्स हैं आपके सिलेबस में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ केमिकल्स हैं आपके सिलेबस में जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सॉल्ट के जो एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट या फिर न्यूट्रल सॉल्ट की डेफिनेशन मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट ही हैं वैसे तो, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं आपके सिलेबस में जिनके फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले, उनका कॉमन नाम, उनका केमिकल नेम, उनकी प्रिपरेशन और उनका यूसेस आपको याद होने चाहिए। आपके सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन्ड है कि आपको ये कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खास नाम कुछ दे रखे हैं तो आपको याद होना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है। तो आपको रटना ही पड़ेगा। समझ के रटोगे इजी लगेगा, नहीं समझ के रटोगे तो रटना तो वैसे भी है, ठीक है। तो आपको वो चीज याद करनी है। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो आपके जनरली बहुत सारे सॉल्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि आपके कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। बहुत सारे आपके इस तरह की चीजें हैं जो कि आपके क्या बनाते जाते हैं, सॉल्ट से बनाई जाती हैं, ठीक है, कॉमन सॉल्ट से, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉमन सॉल्ट से बनाई जाती हैं, वो आपका NaOH है। देखो आपने तो सर बताया था कि NaOH और HCl को मिला के NaCl बनता है। देखो एक्चुअली में होता है ना, दुनिया में सॉल्ट प्रेजेंट है। अगर आप किसी रॉक किसी माउंटेन पे जाओगे, पानी में जाओगे तो NaCl प्रेजेंट है। उस NaCl की हेल्प से आप क्या बनाते हो, NaOH बनाते हो। आपको बेस कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता, बेस बनाना पड़ता है। और बेस बनाया किससे आपने, आपने बेस बनाया सॉल्ट की हेल्प से। तो आपके पास में NaCl था और NaCl की हेल्प से आपने सॉल्ट बनाया, हाइड्रोजन गैस बनाई, आपने Cl2 गैस बनाई, आपने और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं, ठीक है। अब तो हमें उन सारी चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन सॉल्ट की बात कर लेते हैं कि कॉमन सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है, तो उसके बनने का तरीका क्या है वो भी बता देंगे उसके बाद में। अब हम डिटेल स्टडी करें, कुछ कुछ केमिकल्स पढ़ने वाले हैं, इसके बाद आप सुनते रहो एंड में। और आपको अगर पास नोट्स ना हो तो ऑब्वियसली आपको नोट्स तो बनाना ही है। एक बार मैं आपको वो सिलेबस दिखा देता हूँ जो आपका सिलेबस है, ठीक है, मेरे पास शायद रखा है, साइंस सेक्शन 2021-22 सिलेबस, लेट्स सी यही है ना शायद। शायद यही आपका सिलेबस है, लेट मी चेक। टर्म 1 का, टर्म 1 का, टर्म 1 का, टर्म 1 का, टर्म 1 का। हम्म तो इसमें आपका ये तो बायो हो गया, बायो के आपके 2 चैप्टर हो गए। ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री कहाँ गया, केमिस्ट्री टॉप पे है क्या। हम्म अच्छा सर, ये क्लास 9th का है, ये है आपका क्लास, हाँ। तो इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो इसमें खास खास चिल्ला चिल्ला के उसने बोल रखा है कि हमको क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग। ये सारे आपके बुक में दे रखे हैं, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब आपको दे रखे हैं, ठीक है। और बाकी सब चीजें तो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगर हम अच्छा एक और बात की, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है इस बार। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बन रहा है, तो आपसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस में ना लिखने के बाद भी आपसे पूछ सकता है। इसलिए आपको आपको इसलिए मैंने जानबूझ के पूरा चैप्टर पढ़ाया है,
ठीक है, क्योंकि सॉल्ट के बारे में पूछ रखा है उसने बहुत सारी चीजें, पर सॉल्ट के बारे में नहीं पढ़ा रखा। ये कौन सी बात हो सकती है कि उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पेस्ट, प्लास्टर पेस्ट वह पूछ रखा है, लेकिन सॉल्ट के बारे में नहीं पूछा। तो सॉल्ट आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी, सॉल्ट इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसने बहुत सारे केमिकल्स हैं जो उनको पूछ लिया है। अब देखिए, तो पहले अगर हम सिंपल सी बात कर लें, आपका कॉमन सॉल्ट के बारे में ही बात कर लें, वापस चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज ये चैप्टर बस खत्म हो जाएगा, इसमें बस थ्योरी बेटा, आप थ्योरी के नाम पे ही आपको पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी कॉमन सॉल्ट की, हम केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉमन सॉल्ट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, अगर इसकी कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका ये होता है आपका, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा। देखो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है आपसे, इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाता है इसका NaCl। अगर आपको उसको लेबोरेटरी में बनाना है तो बनाने के लिए आपको प्रिपरेशन, अगर लेबोरेटरी में आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, याद रखें ये सिलेबस में नहीं है, कॉमन सॉल्ट आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, HCl को अगर आप NaOH के साथ मिलाओगे तो आपके सामने क्या बन जाएगा, NaCl प्लस वाटर बन जाएगा, आपके सामने ये प्रेजेंट हो गया बन के। ठीक है, तो ये आपका NaOH यहाँ से बन सकता है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट। जनरली आपको कॉमन सॉल्ट जो है वो मिलता है पहले से, आपका जो NaCl है ना बेटा, पहले से आपको मिलता है। कैसे मिलता है, ये आपको अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ रॉक्स मिल जाएगा, डिपॉजिट्स में मिल जाएगा, या फिर और रॉक्स मिल जाता है। इसीलिए दूसरे नाम से कभी कभी इसको हम रॉक सॉल्ट भी बुलाते हैं। NaCl को हम कॉमन सॉल्ट भी बुलाते हैं, कभी कभी रॉक सॉल्ट भी बोलता है, तो वो भी NaCl ही है। और कहाँ बोलता है, ये सी वाटर को में मिलता है। सी वाटर में कैसे बोलता है, आप इवेपोरेशन करोगे उसको, वो आपका पानी उड़ जाएगा, बाद में वहां पे वाटर बचा हुआ रह जाएगा, तो ऐसे भी आपको ऑप्शन। तो ये आपके पास NaCl जो होता है ना बेटा, पहले से पड़ा हुआ होता है। अगर हम यूसेस की बात करें तो बेटा इसके यूसेस तो तुम पूछो ही मत। ठीक है, बहुत यूजेस होते हैं इसके। ठीक है, यूजेस कहाँ का मैं बस बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप सुन लो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट यूज है, जो कि आपको अभी अभी पढ़ना भी आगे जाके, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज यूज्ड एज, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैनी कंपाउंड्स। ये बहुत सारे कंपाउंड बनाने का काम आता है, बहुत सारे कंपाउंड, रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग मैनी, फॉर मेकिंग मैनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल बनाने का काम आता है, जो कि आपके डेली यूज में काम भी आते हैं। ठीक है, केमिकल्स लाइक अगर हम बात करें कौन कौन से, अब जो मैं नाम लिखने वाला हूँ ना बेटा, ये आपको आगे जाके पढ़ने हैं थोड़ी देर में। जैसे आपका हो गया NaOH। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका Na2CO3, नेक्स्ट हो गया आपका NaHCO3, इन सबको भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, NaHCO3 ये हो गया, एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत है। और बाकी तो आप सॉल्ट को जानते हो कहाँ का यूज होता है, ये आपका कुकिंग में यूज होता है, ये आपका प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है। प्रिजर्वेटिव मतलब किसी खाने को खराब होने से बचाने के लिए अभी आप उसको सॉल्ट में डाल देते हो उस चीज को, प्रिजर्वेटिव्स में यूज होता है आपका। ठीक है, और ये आपका मतलब पिकल्स विकल्स में आप बनाते हो। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, लेकिन सोप मैन्युफैक्चरिंग हम किसी और में भी देखेंगे। तो आपका एक्चुअली मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका बहुत जगह आपका इस्तेमाल होता है। कई बार तो हम सॉल्ट को पता है, जैसे शिमला विमला में जब बर्फ जम जाती है ना रोडों पे, तो रोड पे जब बर्फ पिघलानी होती है तो आप बर्फ पे क्या डालते हो, सॉल्ट डाल देते हो। खासकर यूरोपियन कंट्रीज जो आपकी बहुत ठंडी कंट्रीज होती हैं, आप वहां पे सॉल्ट डाल देते हो ताकि वहां की पिघल जाए। अब हम अलग अलग केमिकल्स के बारे में, जो हमने अभी यहाँ पे NaOH, NaOH के बारे में लिखा है, Na2CO3 के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली में जो अब पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आपका सिलेबस में है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको NaCl पढ़ा दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि NaCl क्या होता है। ठीक है, तो अब हम जो आपका सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आपका इसका जो, हम हमें याद रखना, हमें क्या क्या नाम पता होना चाहिए, हमें केमिकल नेम पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रिपरेशन पता होना चाहिए, यूज पता होना चाहिए, और कॉमन नेम क्या होना है वो भी। जैसे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा या कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है बेटा, वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा NaOH, वो हो जाएगा NaOH। ठीक है, अगर इसके हम प्रिपरेशन की बात करें तो ध्यान देना अच्छे से, इसकी अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो प्रिपरेशन टेक्निक हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, यहाँ पे हम एक रिएक्शन करवाएंगे। हम NaCl का क्या करते हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपका NaCl का
मिक्सचर लेते हैं वाटर के साथ में, मतलब वाटर के साथ में मिला के हम इसको लेते हैं, NaCl को हम वाटर के साथ मिला के लेते हैं, एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने H2O भी ले लिया, और इस पूरे को मैं मिला के बोलता हूँ आपका NaCl। जब वाटर को हम पानी के साथ में मिला के बोलते हैं, इसका नाम होता है खास, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। इसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सब ऐसे एक नाम है, मैंने कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा नाम है। ब्राइन याद रखना, दिमाग में रखना, ब्राइन का मतलब होता है जब आप NaCl को वाटर के साथ में मिक्सर कर देते हैं तो आपको जो सोल्यूशन मिलकर तैयार होता है उसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, याद रखो फिर से। आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, कैसे बनता है, बस एक रिएक्शन पता होनी चाहिए। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बनाने से क्या होता है ना बेटा, ये जो H2 होता है वो टूट जाता है, जिसमें H++ और OH- में टूट जाता है। उससे क्या होता है कि उसके बाद फिर आपका हिसाब साफ देख सकते हो अब तो आप, कि ये Na जो है डबल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगी, OH बनेगा। बहुत हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मुझे वहां पहुंचानी होती है, तो यहाँ पे NaOH बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है आपका, यहाँ पर रिलीज होती है गैसेस, H2 गैस रिलीज होगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज होगी। बाकी बैलेंसिंग बैलेंसिंग तो आप कर ही लोगे। NaOH बनेगा आपको, जो NaOH है ऑब्वियसली आपको पानी में मिक्स फॉर्म में मिलेगा, तो एक्वस फॉर्म में मिलेगा। तो ये ही इस तरीके से आपका NaOH बन के तैयार होता है। याद रखना, आपको सॉल्ट दुनिया में मिला हुआ था पहले से, उसको आपने किस तरह से केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके आपने उसे NaOH यानी कॉस्टिक सोडा बनाया है। ये कॉस्टिक सोडा नाम कॉमन नेम है, ये जो है बेटा ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम के नाम से ही आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो पूछता है इसमें वो है आपका कि कैसे बना, तो आप सिंपल पूछ सकते हो कि NaOH इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl which is also called as brine solution। और आपका ये याद रखना है कि आपका जब ऐसा होता है तो जो क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन गैस है वो आपकी एनोड पे बनती है। ये एनोड कैथोड हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन रिताक्षी अगर क्लास में प्रेजेंट है तो रिताक्षी को अच्छे से याद होगा कि एनोड और कैथोड कैसे होता है। रिताक्षी अगर आप सुन रहे हो तो जल्दी से बताओ, बताओ एनोड क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर एनोड पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। तो Cl2 विल बी डिपॉजिटेड एट एनोड विच इज आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। पूरी जिंदगी याद रहेगा आप तो, रिताक्षी कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। और आपका जो H2 होता है वो होता है वो आपका कैथोड पे जमा होता है, और कैथोड इज योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आपको इतना याद होना चाहिए इसमें अच्छे से, जितने मैंने आपका आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको मिल गया, ठीक है। चलिए आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और बाकी डिटेल में आपको बताने की जरूरत आई डोंट थिंक ये है, लेकिन ठीक है चलो एक चीज और बताते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, इस प्रोसेस जो रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, इट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन टू फॉर्म NaOH इन विच क्लोरीन इज ऑब्वियसली ऑब्जर्व, जो होती है आपकी मिलती है आपको, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आपका, क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कलाई, क्लोर का मतलब क्लोरीन और एल्कलाई का मतलब बेस। तो ये एल्कली आपको मिलती है, पानी मिली हो तो एल्कली, तो एल्कली और क्लोरीन आपको मिलते हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरीन ऑब्वियसली क्लोरीन अपनी अपना ही क्लोरीन का ऑटोमेटिक यूज है, क्लोरीन भी बहुत अच्छा खासा यूज होती है, तो उसका हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका क्या यूज है, आपका क्या यूज है आपका इसका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यूजेस ऑफ NaOH। आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है कि यूजेस क्या है आपके NaOH के, ठीक है। NaOH के यूजेस क्या है, तो अगर मैं वो लिखना चाहूँ आपके सामने तो 2-3 यूज तो आपसे पूछ सकता है और आपको बताने भी है। वो हो जाएंगे कि पहली बात तो क्या बनाने का काम आता है आपका, मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बहुत काम आता है, ठीक है। सोप्स और डिटर्जेंट बनाने का काम आता है, कैसे आता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका ये काम आता है पेपर एंड आर्टिफिशियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, इसमें आता है आपका। थर्ड अगर मैं बात करूँ आपकी, थर्ड ये आपका आता है डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स को डीग्रीज करने में, मतलब उनपे जो आपकी ग्रीस जम जाती है उसको हटाने में। बाकी 2-3 यूज और हैं, उसको आप किताब में एक बार देख सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएंगे। एक बार बुक जरूर रीड कर लेना, मेरे कहने से एक बार बुक जरूर रीड कर लेना, क्योंकि बुक में रीड करने से आपको बहुत सारी नई नई चीजें और भी समझ में आएंगी। चलिए थर्ड, थर्ड आपके हम चलते हैं आपके कंपाउंड के पास में जिसका नाम है आपका, एक सेकंड, थर्ड आपका हम चलते हैं कंपाउंड के पास में जिसमें आप जिसका नाम है आपका बेकिंग सोडा। ध्यान देना अच्छे से, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेकिंग सोडा के नाम से। तो बेकिंग सोडा होता है आपका, ये आपके खाने में भी इस्तेमाल होता है, आपने खाने खाने में बेकिंग या केक वेक बनाने का काम आता है। तो बेकिंग सोडा इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है
वो होता है आपका NaHCO3। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, और इसका जो केमिकल नेम होता है HCO3, इसका केमिकल नेम होता है तो वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो आपका केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर दूसरी और कभी कभी हम हाइड्रोजन को हटा के बाय लिख देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको बुलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट मत बोलना, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होता है। अच्छा, इसके अगर हम बात करें इसका बनता कैसे है, तो ये थोड़ा सा इसकी अजीब सी रिएक्शन है लेकिन आपको याद करनी ऑटोमेटिकली। तो इसका बनता है NaCl को अमोनिया के साथ मिलाते हैं, NaCl को हमने मिलाया आपका अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में, प्लस आपका यहाँ पे हम जोड़ते हैं यहाँ पे आपका CO2 को पास करवाते हैं इसके ऊपर से, और यहाँ पे पानी, सब कुछ पानी में होना जरूरी है क्योंकि पानी में ही तो सारे आयंस बनते हैं आपके, पानी। तो यहाँ पे आपके सामने बनके तैयार होगा NaHCO3, जो कि ऑब्वियसली आपका बेकिंग सोडा हो गया, और साथ में आपको बनके तैयार होता है यहाँ पे NH4 अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड, और ये बन गया आपका बेकिंग सोडा। याद रखें, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं ना इंडस्ट्रीज में, तो हम सिर्फ ये सोच के नहीं बनाते कि हमें सिर्फ NaHCO3 बनाना है। इसके जो बाय प्रोडक्ट, ये क्या है, बाय प्रोडक्ट, तो ये भी कुछ ना कुछ काम आता है, इसलिए हम इस तरह की रिएक्शन करवाते हैं। तो NaHCO3 हमारा अभी यूज है, NaHCO3 इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे इसके बारे में सवाल बनता है कि क्या क्या यूज होता है, तो ये भी काफी यूज होता है। तो इसके अगर हम यूजेस की बात करें, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसके अगर यूजेस की बात करें तो इसका एक यूज हो जाएगा कि आपका ये यूज होता है आपके याद है मैंने आपको कल बताया था कि पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो आपको खाना होता है, तो यही वो चीज है। तो आपको टू रिमूव एसिडिटी, टू रिमूव एसिडिटी इन स्टमक, टू रिमूव एसिडिटी इन स्टमक, एसिडिटी को हटाने का काम आता है। और क्या काम आता है आपके, ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में आपका इस्तेमाल होता है। और बाकी आप सब तो जानते हैं कुकिंग में, जो खासकर लड़कियां हैं वो तो खास जानती हैं, कुकिंग में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। याद रखें, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। यहाँ पे ध्यान दें नाम पे, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है। बेकिंग पाउडर का आप इस्तेमाल करते हो खाने में, और तो बेकिंग पाउडर आपका बनाने का काम आता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, विच इज इंग्रेडिएंट, which is an ingredient of cakes, which is an ingredient of cakes। तो केक बेक बनाने के काम में आपका आता है। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आपका वॉशिंग सोडा की। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका वॉशिंग सोडा की, जो कि आपका नेक्स्ट केमिकल है। तो दादा को बहुत मानो, और फिर इन्हें कह दी, और मैं बार बार मना कर देती, तब वो फिर कहती कि दीदी मना कर देते हैं। हाँ, तो फोर्थ अपने को पढ़ना है। फोर्थ हमारा जो नेक्स्ट क्या कहते हैं, आपका जो नेक्स्ट केमिकल है वो है आपका वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट केमिकल है आपका वॉशिंग सोडा। एक सेकेंड बेटा, हम फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो फोर्थ होता है वो है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो बेटा केमिकल नाम होता है ना, केमिकल नाम इसका क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब ये डेका हाइड्रेट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो उसमें घबराने वाली बात कोई खास है नहीं। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला देख के आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे होता है Na2CO3.10H2O। अब ये .10H2 जो मैंने क्या लिखा है इसके बारे में थोड़ी देर में समझाऊंगा। इससे पहले मैं इसका समझाता हूँ कि इसकी आप कैसे करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हो, कैसे बनाते हो इसको, प्रिपरेशन कैसे करते हो इसकी। एक बार प्रिपरेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आप NaCl लेके आओगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें NaCl से बनती हैं। NaCl को पहले NH3 के साथ में और CO2 के साथ में। सर ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहीं और देखा है। बिल्कुल देखा है, अभी आपने देखा था, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था, वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। वाटर भी होना चाहिए यहाँ पे। सोडियम पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की हेल्प से ही ये आपका बन के आता है। फिर साथ में क्या बनता है आपका यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl। ये आपकी हो जाती है स्टेप 1। इसको हम 3 स्टेप्स में बनाते हैं, ये स्टेप 1 होगी। सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं यहाँ पे, सेकंड, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाएगा क्योंकि थोड़ा सा अच्छा पार्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस NaCO3 को उठाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को उठाते हैं और इसको हीट करते हैं।
हीट करने पे इसका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होकर इसका बन जाता है, इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाती है, तो Na2CO3 निकलती है प्लस CO2 प्लस और जो बचा हुआ वाटर है वो निकल जाता है इसमें से, ठीक है, ये निकल गया आपका। उसके बाद फिर हम स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपका निकल के आया ये निकल के आया आपका सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसको हम वॉशिंग सोडा नहीं बोलते, ये सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है। इसको हम वापस से क्या करते हैं, पानी के साथ में अटैच करवाते हैं, पानी के साथ में इसको पानी में घोलते हैं, तो पता लगता है ये 10H2O के साथ में एक अलग ही बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे बना देता है आपका Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसी को हम बोलते हैं आपका वॉशिंग सोडा। बेटा याद रखना, वॉशिंग सोडा Na2CO3 नहीं होता, वॉशिंग सोडा 10H2O साथ में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि उसके बिना आपका ये वॉशिंग सोडा नहीं कहलाया जाता। अगर इसके यूजेस की बात कर लें अगर हम, कि इसके यूजेस क्या होते हैं, तो काफी यूजफुल है। ऑब्वियसली वॉशिंग नाम इसका जुड़ा हुआ है, तो क्लीनिंग क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल हम इसको करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसके यूजेस की, तो ये पहली बात तो आपका क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है, क्लेंसिंग एजेंट की तरह यूज होता है, वॉशिंग क्लोथ्स यूटेंसिल्स क्लेंसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। आपके कहाँ पे सफाई करने के लिए, क्लोथ्स में सफाई करने के लिए, आपके यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए, सोप्स के लिए एक्सेट्रा, उस जगह पे आप इसको इस्तेमाल करते हो। सेकंड इसके यूज की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो वो हो जाता है आपका इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, भारी पानी एक तरह से कह सकते हो आपका, जो कई बार क्या होता है ना, जो पानी होता है वो H2O का बना होता है, लेकिन कुछ कुछ पानी ड्यूटेरियम के बने होते हैं, ट्रिटियम के बने होते हैं, तो जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है उसको हम हैवी वाटर बोलते हैं। आपके सिलेबस में नहीं, बस पता होना चाहिए परमानेंट हार्डनेस, बाकी डिटेल में आप इसको कभी बाद में पढ़ोगे जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स नाम की चीज पढ़ोगे। बाकी और किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये आपका सोप, पेपर, ग्लास इंडस्ट्री में भी आपका इस्तेमाल होता है, इस इंडस्ट्री में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको इसकी जरूरत नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रेटेड, ये सॉल्ट है ना, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्या होता है, दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। होता क्या है ना, कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि या बहुत सारे सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके ना थोड़ा सा जब सूखे होते हैं तो ज्यादा यूजफुल नहीं होते। जैसे अगर मैं CuSO4 की बात करूं, CuSO4 अगर मैं इसको ड्राई लेता हूं तो मेरे लिए कुछ खास काम का है नहीं, और इसका कलर भी जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे ही ये कुछ पानी के साथ में रिएक्ट कर जाता है, जैसे ही कुछ पानी के साथ में इसको मैं रख देता हूँ, तो ये आपका हाइड्रेटेड हो जाता है, H और 5H2O के साथ में ले लेता है, ये क्या बन जाता है आपका, ये हाइड्रेटेड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड CuSO4, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर हो जाता है, और इसी को हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका ब्लू विट्रियोल। तो आपका CuSO4 में जो ब्लू कलर आने का कारण होता है वो होता है उसमें आने वाला वाटर, जो हाइड्रेटेड पार्ट है, और इसी वाटर को हम बोलते हैं, आप इसी जो पानी अटैच हो जाता है इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कुछ क्रिस्टल्स के साथ में ना, क्रिस्टल को फिजिकल अच्छी सुंदरता प्रॉपर्टी देने वाला पानी की वजह से वो आती है। जैसे एग्जांपल की, जैसे Na2CO3 लिखा, तो Na2CO3 इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन अगर इसमें इसको पानी प्रोवाइड किया दिया जाए तो ये क्या करता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच कर लेता है, और उसके बाद में क्या बनता है, ये वॉशिंग सोडा बनता है, वरना सिर्फ ये सोडियम कार्बोनेट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है जिसका नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जब ड्राई होता है तो किसी खास काम का नहीं है, लेकिन जैसे इसको हम पानी में डुबा देते हैं तो ये आपका दो पानी के मॉलिक्यूल के साथ में अटैच हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं आपका जिप्सम। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका जिप्सम। तो ये आपका CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, इसको हम बोलते हैं, ये आपको बन जाता है जिप्सम, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट आता है जो आपको पढ़ना भी है, वो है आपका फिफ्थ जो कंपाउंड है, उसका नाम है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम POP के नाम से भी इस्तेमाल करते हैं, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिप्सम जो है आपके घरों में भी इस्तेमाल होता है। POP क्या होता है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जिप्सम क्या हो गया, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, जब इसको हम हीट करते हैं, और हीट भी स्पेसिफिक होता है, कितने पे हीट करना है इसको 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में चेंज करते हैं तो 373 केल्विन बन जाता है। इतने पे जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या करता है, अपना कुछ पानी लूज कर देता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O बन जाता है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वाटर बच जाएगा, तो वही बच गया, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा वाटर से मतलब नहीं, इससे मतलब ये जो आपके सामने बना है ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और इसका नाम क्या होता है, POP होता है।
ठीक है। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे पड़ा कि याद होगा, जब आपके हाथ पैर की हड्डियां जो है फ्रैक्चर हो जाता है या टूट जाती हैं, तो जो डॉक्टर है वो प्लास्टर चढ़ाता है ना आपके हाथों पे, तो वही होता है आपका पीओपी, और कोई नई चीज नहीं। इसको मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपकी बुक में किस तरह से लिखा हुआ है। इसके यूजेस जो है ना, एक बार आप बुक से जरूर पढ़ना, और बुक्स में जो लिखे हुए उसको समझ लेना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आ जाएगा। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ आपकी बुक में। देखिए, तो यहाँ पे अपने ये सब तो पढ़ लिए। पीओपी के बारे में बात करने वाले हैं हम। यहाँ पे पीओपी के जो यूसेस है उसको देखना चाह रहे हैं। बाकी पीओपी क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया। पीओपी में आपकी इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज द सब्सटेंस व्हिच डॉक्टर यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। ये एक व्हाइट पाउडर होता है जो कि पानी, अगर इसको मैं इसमें मैं वापस से पानी मिला दूं तो वापस से आपका 1.5 पानी मिल के ये वापस से जिप्सम बन जाएगा आपका। काफी यूजफुल होता है। इसका यूज और क्या क्या होते हैं, इसके यूज की बात करें तो हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज, तो ये है इसका यूज, काफी इंपॉर्टेंट यूज है, याद नोट्स में लिख लेना है, और इंपॉर्टेंट भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज, मेटल्स फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। इसके काम आता है ये, ठीक है। इसके अलावा एक कंपाउंड और है जो शायद हमसे छूट गया है, मैं उसको आपको इसी बुक में दिखाता हूँ। आप बुक से आराम से पढ़ के आराम से अपने बुक से ही नोट्स बना सकते हो, कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो आपको अलग से यहाँ पे दे रखा है, ये रहा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में एक्चुअली होता है क्लोरीन, जो जनरली आप अपने पानी में मिलाते हो, ठीक है। ये आप कैसे मिलता है, ये आपको ब्राइन सोल्यूशन को, ठीक है, जब आप NaCl को, अब आप थोड़ा ध्यान दो इसको, तो ये ब्लीचिंग पाउडर मिला कहाँ से आपको, जब आपने याद होगा जब मैंने आपको बना के बताया था, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया था आपका वॉशिंग, सॉरी यहाँ पे नहीं है आपका, मैं उसको बुक में दिखाता हूँ। जब हमने आपका NaOH बना के आपको बताया था, NaOH बना के बताया था, तो उसमें कुछ Cl2 रिलीज हुई थी। इस Cl2 को हम क्या करते हैं, आपका इस Cl2 को हम आपका क्लोरीन के साथ में जब अटैच कर लेते हैं, ये क्लोरीन उसके साथ में, इसके साथ में, तो मैंने क्या बोला कि जब इसको हमने जब NaOH बनाया था, पीछे से हमने NaOH बनाया था ना, उस NaOH को बनाते टाइम पे साथ में आपके Cl2 भी निकली थी और साथ में आपके H2 गैस भी निकली थी। इस H2 Cl2 गैस को जब हम क्या करते हैं, हम रिएक्ट करवाते हैं आपके ब्लीचिंग वाटर के साथ में, CaOH ट्वाइस के साथ में, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका Cl2 से मिक्स होकर बनाता है CaOCl2 प्लस H2O। जो CaOCl2 ये काफी इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये होता है आपका, तो CaOH ट्वाइस को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ये कॉमन नाम है, पता होने चाहिए नाम, ठीक है। ये होता है। तो इसमें हमने क्या किया, ये दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaCl2। ये आप यहाँ पे रिएक्शन में भी देख सकते हैं। आगे इसके अगर हम बात करें, इसके यूज या इसका मैन्युफैक्चरिंग तो आपने देख ही ली, कैसे इसको बनाया जाता है। अब देखिए आगे, ठीक है, इसका जो यूजेस है वो देख लो बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। द ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, वुड पल्प पेपर फैक्ट्री में, ब्लीचिंग वॉश क्लोथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होता है केमिकल फैक्ट्रीज में। खास इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है, ये कि आप ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए आप जनरली इसमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का हेल्प लेते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट यूज है, तो ये यूजेस आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है बेटा। तो इसके साथ ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो रहा है। इसमें क्वेश्चन, अब आपका काम ये कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बीच बीच में बुक के क्वेश्चन होते हैं वो करो, और आपका जो एक्सरसाइज है वो करो। अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज मुझे मैसेज करो, ठीक है। जो भी इसमें अगर डाउट रहता तो प्लीज कृपया करके मुझे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे या फिर पर्सनल मैसेज पे भी कर सकते हो मुझे। और स्टार्टिंग में भी आपको बात बता चुका हूँ, आपका कोई अगर दोस्त है, कोई भाई बहन है जो कि कहीं कोचिंग नहीं कर रहा, कहीं ट्यूशन नहीं कर रहा है, स्कूल में भी नहीं जा सका पढ़ने के लिए, उसको समझ में नहीं आता है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। और कोई भी डाउट उसको भी होता है तो आप उसे मेरा पर्सनल नंबर दे सकते हैं, वो मुझसे कभी भी डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे। अगर आपका बहुत ज्यादा मन होगा तो आप प्लीज कमेंट में लिख के बता दो, या फिर अलग से मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के बता दो कि अगर आपको जरूरत है कि मैं आपके साथ में इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करूँ, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।